नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और हमारा आज का मुद्दा है सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर, रेड कारपेट पर बवंडर। जो कल तक जंगलों के राजा थे आज मंचों के मेहमान हैं। हथियार रखे हैं जमीन पर सोच शायद अब भी हैवान है। सरकार कहती है अमन लौट आया, पर सवाल है डर गया या बस ठहर गया। बस्तर इन दिनों किसी रणभूमि से कम नजर नहीं आ रहा है। फर्क बस इतना है कि अब यहां बंदूकें नहीं, कैमरे चमक रहे हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में 170 से ज्यादा नक्सली हथियार डालने वाले हैं और इस पूरे ऑपरेशन को सरकार अब तक का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण बता रही है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है और इंद्रावती नदी के उस पारी घाट को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। बस्तर में इस वक्त हाई अलर्ट है। शुक्रवार को जगदलपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में 170 से ज्यादा नक्सली हथियार डाल सकते हैं, जिसे लेकर माहौल टाइट है। बताया जा रहा है कि इंद्रावती नदी के उस पारी घाट पर नक्सली जुट चुके हैं। अलग अलग जिलों से नक्सली ग्रुप बस्तर पहुंचे हैं। इस सरेंडर में DKSZC प्रवक्ता रुपेश भूपति गैंग के सदस्य राजू सलाम, भास्कर और मीना जैसे खूंखार नक्सली शामिल होंगे। सरेंडर स्थल के आसपास भारी सुरक्षा व्यवस्था है। प्रशासन इसे अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन बता रहा है। महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले ही नक्सल लीडर भूपति ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने आत्मसमर्पण किया था। अब उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी बस्तर को केंद्र बनाकर सरकार बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। इसी बीच छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के सरेंडर पर सियासत भी शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि पुनर्वास करने वाले नक्सलियों का लाल कालीन बिछाकर स्वागत किया जा रहा है। नक्सली मुख्य धारा में आकर जनता के बीच आए। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी अंग्रेजों के सिस्टम पर काम कर रही है। जिन पर हत्या के आरोप हैं, उनके लिए रेड कारपेट की सोच लोकतंत्र का अपमान है। पुनर्वास करने वाले जितने भी नक्सली हैं, जो पुनर्वास करते हैं, उनका लाल कालीन बिछाकर स्वागत किया जाना ये निर्धारित है और लाल कालीन बिछाकर ही हम उनका स्वागत कर रहे हैं। आज के दिनांक पर भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जो सशस्त्र नक्सली हुआ करते थे वो मुख्य धारा में आ रहे हैं। इसमें काफ़ी लोग ने जब अमित शाह जी से दिल्ली में मुलाकात की थी तो उन्होंने एक वर्जन अपना दिया था, कि स्टेटमेंट उनका हमने सुना था। जो लोगों ने सैकड़ों और हजारों लोगों की हत्या की, हमारे सैनिकों को मारा, हमारे नेताओं को मारा, भोले भाले आदिवासी भाइयों को मारा, उनके लिए रेड कारपेट बिछाने की सोच रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग इस प्रदेश का कुछ नहीं कर सकते। एक्चुअल स्थिति क्या है वो तो बस्तर के लोग बताएंगे। सरकार का कहना है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूरी तरह सफाया करने का टारगेट तय है। पिछले एक साल में कई बड़े नक्सली या तो मारे गए या सरेंडर कर चुके हैं। सरेंडर नीति के तहत मुख्य धारा में लौटे नक्सलियों को पुनर्वास, नौकरी और सम्मानजनक जीवन देने की योजना भी लागू है। लेकिन सियासी संग्राम के बीच सवाल यही है कि क्या ये नक्सलवाद का एंड गेम है। जगदलपुर से रजत वाजपेयी के साथ शिखर दिवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। नक्सली प्रवक्ता रुपेश भूपति गैंग के राजू सलाम, भास्कर और मीना जैसे कुख्यात चेहरे सरेंडर में शामिल होंगे। यानी वो चेहरे जिनके नाम सुनते ही कभी बस्तर कांप उठता था, अब वही नक्सली सरकार के सामने सिर झुकाने को तैयार है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बयान दिया, जो नक्सली हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं, हम उनका लाल कालीन बिछाकर स्वागत करेंगे। सरकार पुनर्वास, नौकरी और सम्मानजनक जीवन भी देगी, लेकिन राजनीति में कोई भी कालीन बिना कांटों के नहीं बिछती। ऐसे में कांग्रेस ने तीखा पलटवार भी किया है। विकास उपाध्याय का कहना है कि बीजेपी अंग्रेजों के सिस्टम पर चल रही है। जिन पर हत्याओं और अत्याचारों के आरोप है, उनके लिए रेड कारपेट बिछाना लोकतंत्र का अपमान है। यानी जो कभी लाल सलाम करते थे, अब लाल कालीन पर स्वागत पा रहे हैं और यही बात विपक्ष के गले नहीं उतर रही। तो क्या यह सुधार की दिशा है या राजनीतिक वाहवाही का जरिया? नक्सलवादियों के लिए सरकार का यह सम्मानजनक रास्ता भले नई शुरुआत हो, लेकिन क्या जिन परिवारों ने अपने बेटे खोए हैं, उनके लिए यह पुराने जख्मों पर नमक जैसा नहीं है? क्या यह सचमुच नक्सलवाद का अंत है या फिर राजनीति का नया अध्याय? चलिए बहस की हम शुरुआत करेंगे। बंसल न्यूज़ से कुछ सवाल है। पहला सवाल, रेड कारपेट सरेंडर नक्सलवाद खत्म करने की रणनीति है या सियासी प्रदर्शन? दूसरा सवाल, मार्च 2026 तक नक्सलवाद मिटाना जमीनी हकीकत है या राजनीतिक टारगेट? तीसरा सवाल, लाल आतंक के खात्मे पर कांग्रेस के सवाल कितने जायज हैं? मेहमानों से मिलवाऊंगा आपको। प्रकाश अंधोता साहब हैं मेरे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं। संत नेताम साहब हैं,
कांग्रेस के पूर्व विधायक रह चुके हैं, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष रह चुके हैं। बहुत स्वागत करता हूं। प्रमोद शर्मा साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और वो भी पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं चलूंगा प्रमोद जी के पास। प्रमोद जी, कल बस्तर में नक्सल मामले में जो बड़ा इवेंट होना है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। शासन स्तर पर क्या क्या तैयारियां हैं, कौन कौन से बड़े नक्सली लीडर हैं जो सरेंडर कर सकते हैं? प्रमोद जी। कल बहुत बड़ा दिन है और पिछले 4-5 दिनों में जिस प्रकार से नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में जो कलंकित करने का काम ये नक्सलवाद जो कर रहे थे, आज या तो मारे जा रहे हैं या फिर सरेंडर कर रहे हैं। हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त अभियान में ये एक बहुत बड़ा कदम था और निश्चित रूप से ये हमारी सरकार का दृढ़ इच्छा शक्ति था, जिसके कारण आज बस्तर में नक्सल मुक्त होने की स्थिति में है। आज बस्तर खुशहाल अमन चैन की ओर बढ़ रहा है आगे, और वो दिन दूर नहीं होगा जब नक्सलवाद सिर्फ इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं मैं हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, जो हमारे छत्तीसगढ़ को आतंक से कलंकित करने का जो काम कर रहे थे, आज बस्तर पूरी तरीके से नक्सल मुक्त होने की स्थिति में आ रहा है। ठीक है, मैं रजत के पास चलता हूं पहले, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास आऊंगा। रजत, अभी आप जहां पर हैं वो बहुत बड़ी कल इबारत लिखने वाला है बस्तर। हो सकता है कि मार्च 2026 का टारगेट पहले ही अचीव कर लिया जाए, पहले अनाउंसमेंट हो जाए। कल मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या क्या लग रहा है, कौन से बड़े लीडर सरेंडर कर सकते हैं? और ये जो सरेंडर एक बड़ा इवेंट है कल बस्तर में, अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर जिसे सरकार कह रही है, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे इवेंट को? जी देखिए आदित्य जी, रूपेश और रनिता ये दो बड़े नाम ही है। रजत, आवाज नहीं आ रही आपकी मेरे पास। रजत, चलिए रजत, मैं लौटूंगा आपके पास, शायद कोई टेक्निकल दिक्कत है, मैं आऊंगा आपके पास। नेताम साहब, नक्सलियों का आत्मसमर्पण कैसे लोकतंत्र का अपमान है? आप लोग चाहते क्या है ये समझ में नहीं आता। जब एनकाउंटर होता है उस पर सवाल उठाते हैं, अब सरेंडर करा रही है सरकार, उसमें भी इफ एंड बट। चाहते क्या है नेताम साहब आप लोग? आदरणीय नामदेव साहब, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि कोई भी हमारे बस्तर के वासी हो या प्रदेश हो, देश के सभी लोग चाहते हैं कि नक्सलवाद की खात्मा होना चाहिए और बस्तर में जिस हिसाब से आज जो अशांत है वो शांति चाहते हैं सब लोग। पर सरकार इतना ज्यादा श्रेय लेने के चक्कर में, जैसे हमारे उपाध्याय जी ने कहा कि लाल पेट अगर आप बिछा के उनका स्वागत करते हैं, तो कई लोगों का कई बड़े बड़े मामलों में उनके अपराध कायम है, सैकड़ों अपराध है। तो इस प्रकार से अगर आप सिलेंडर करवा रहे हैं या कर रहे हैं, तो ये कोई वो बात नहीं है। पर हमारा विपक्ष का काम है कि सरकार को आईना दिखाने का काम, और हम लोग ये कहते हैं कि किसी भी प्रकार से अगर आप देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बस्तर में जो कल होने वाला बड़ा रूप में सिलेंडर के रूप में देखने को मिलेगा, उसमें बड़े लीडर कौन सिलेंडर कर रहा वो नहीं है। आज हम तो जितने भी अगर हम पिछला अगर सिलेंडर की बात हम करते हैं, तो बड़े लीडर सबसे ज्यादा अन्य राज्यों में, जैसे महाराष्ट्र में जैसे भूपति जी ने सिलेंडर किया, और भी बड़े बड़े राज्यों में बड़े बड़े लीडर करते हैं। पर हमारे छत्तीसगढ़ में पता नहीं क्यों ऐसे बड़े लीडर नहीं है। और हमारे मतलब दीपक भाई जी ने कल आवाज उठाया था कि हमारे यहाँ जो सिलेंडर कर रहे हैं सैकड़ों की संख्या में, वो कई दिनों तक थाने में है। आखिर उनका डिटेल आप सामने सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं नामदेव साहब, ये प्रश्न है। आप अगर एक बार हम बात करें कि नक्सली मुठभेड़ में मैं भी मीडिया गया था, उसमें प्रभारी बन के जब मुठभेड़ हुआ था, उसमें बड़ा मतलब आपको बताने में ये लग रहा है कि जो जिंदा है उसको मृतक घोषित कर दिए थे, और जो मर गए थे उसको जिंदा घोषित कर दिए। पुलिस का काम जो है, तो इस प्रकार से फर्जी सिलेंडर नहीं होना चाहिए बड़ी मात्रा में, ना ही इस प्रकार से फर्जी मुठभेड़ नहीं होना चाहिए, ताकि हमारे आदिवासी समाज की कोई जो निर्दोष व्यक्ति हो वो मारा ना जाए। ये हमारा विपक्ष का ये काम होता है। किसी सरकार के ऊपर आरोप हम नहीं लगा, पर कर रहे हैं, शांति हम लोग भी चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं, पर जिस हिसाब से सार्वजनिक नहीं करना,
और जो पंचर बनाने वालों को भी सिलेंडर कराने की तैयारी, इस प्रकार से फर्जी करा के आप अगर क्या करना चाहते हैं ये समझ में नहीं आ रहा है नामदेव साहब। ठीक है होता साहब, आत्मसमर्पण को पॉलिटिकल इवेंट बनाना क्या उचित है? आप ऐसे सरेंडर को लेकर क्या सोचते हैं जिसमें सरकार की मौजूदगी होती है, या फिर इससे एक सार्थक संदेश जाता है कि आत्मसमर्पण को लेकर विश्वास बढ़ता है कि सरकार उनके साथ है? क्या सोचते हैं आप? देखिए, जब देश में डकैतों की बोलबाला थी, दस्युमान सिंह हो, बाकी सब हो, उस वक्त वहां जाने के लिए किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनको जाके समझा पाए और मुख्य धारा में ला पाए। जयप्रकाश नारायण गए, उनसे बात की, और आज हम देख रहे हैं चंबल में डकैती खत्म हो गई, जितने दस्यु थे सब खत्म हो गए लगभग। बस्तर की अगर बात करें या माओवाद की बात करें, कई पहल किए गए, लेकिन इससे पहले भी जितने भी बार हुआ, अगर आप एक जगह पे खत्म करने की बात करते हैं, दूसरे जगह पे आते हैं। आज अगर बीजेपी कह रही है वो इसको खत्म कर दी, तो मैं बता दूं ऐसा नहीं होता है। जब बीजेपी की सत्ता दिल्ली में थी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता थी, तब एक लाइन का एडवाइस दिया था अमित शाह ने भूपेश बघेल को। ये खुद भूपेश बघेल मुख्यमंत्री ने कहा था मुझे कि हमको कहा गया आप जो भी काम करोगे इसका बयानबाजी नहीं करना, क्योंकि आप बयानबाजी अगर करोगे तो लोग उसमें मीन मेख निकालेंगे, और दूसरी बात है जो हम काम करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। अगर ये बात सच है तो फिर इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अचानक कोई आया और माओवाद को खत्म कर दिया। रमन सिंह भी 15 साल तक रहे और उस वक्त वो लंबे समय तक काम किए, आज भी अच्छे काम हो रहे हैं। और जब एक साथ केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं, परिणाम अच्छा आता है। यही है, जब नागा बटालियन यहां पे आई या सलवा जुड़ुम हुआ, तब तो दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। तो ऐसी परिस्थिति में इसको बहुत राजनीतिक चश्मे से नहीं देखने चाहिए, लेकिन जो राजनीति के व्यक्ति हैं उनको, हर व्यक्ति को लगता है कि बड़े दुर्भाग्य की बात होती है कि राजनीतिक व्यक्ति हर वक्त राजनीतिक चश्मा से ही चीजों को देखती है। बिल्कुल प्रमोद जी, कांग्रेस की बातों से कुछ हद तक मैं कन्विंस हूं। उनका कहना है जो लाल सलाम बोलते थे, जो बस्तर में लाल आतंक का चेहरा थे, उनके लिए लाल कारपेट क्यों? इसलिए कांग्रेस इसे लोकतंत्र का अपमान बोल रही है। क्या गलत बोल रही है बताइए प्रमोद जी। एक बार बताएंगे, आवाज स्लो आ रहा था। मैं ये बोल रहा हूं कि कांग्रेस ये कह रही है, और कुछ हद तक मैं सहमत भी उनकी बात से, कि जिन लोगों ने हमारे बच्चों के, वहां के बेटों का खून बहाया, उनका आप लाल कारपेट बिछाकर स्वागत करेंगे। क्या ये सही है? और क्या अगर कांग्रेस कह रही कि लोकतंत्र का अपमान है, तो क्या गलत कह रही कांग्रेस? अच्छा देखिए, आज तक के बस्तर में खून खराबा हो रहा था, खून की नदियां बह रही थी, इतना अशांत था बस्तर। आज अगर हमारे नक्सली भाई अगर मूल धारा में लौट रहे हैं तो उनके लिए योजना है, पुनर्वास योजना है, और उनका स्वागत करवे करेंगे। अगर मान ले कि हमारे नक्सली भाई अगर आतंक को खत्म करके, अत्याचार को खत्म करके अगर मूल धारा में लौट रहे हैं तो स्वाभाविक बात है स्वागत करेंगे। और हमारे कांग्रेस भाई लोगों को पता नहीं तकलीफ काहे हो रही है, वो तो 5 साल तक अभी सरकार में रहे तब तो कुछ नहीं किए। और ये आज बस्तर में आप जाके देखिए, आदिवासी भाई लोग के साथ जाके मिलिए, उनसे सुनिए, आज कितने खुश है वो। आज पूरा छत्तीसगढ़ खुश है। एक बहुत बड़ा इतिहास है कि छत्तीसगढ़ में जो कलंक था, एक बस्तर जिसको नक्सली के नाम से, गढ़ के नाम से जानते थे, आज देखिए कि सारे के सारे नक्सली या तो आत्मसमर्पण कर रहे हैं या तो मारे जा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है और स्वाभाविक बात है, स्वागत करना चाहिए। अगर उनको पछतावा है अपने गलती पे, अगर मूलधारा में लौटना चाह रहे हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए। और इस पर मैं तो कहना चाहूंगा, हमारे कांग्रेस के पूर्व विधायक जी हमारे साथ में रहे हैं, संतराम जी, आप भी स्वागत करिए इनका। और ये राजनीति चश्मा से ना देखिए, ये राजनीति करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। अगर छत्तीसगढ़ के लिए कुछ भला हो रहा है तो विपक्ष को भी आके इनमें सहयोग करना चाहिए, एक अच्छी भावना रखना चाहिए इनके लिए। ठीक है, ठीक है।
नितान साहब, आपके भी शासनकाल में तो सरेंडर होते थे, तो क्या उस वक्त लोकतंत्र का अपमान नहीं होता था? आज भाजपा में आपको लोकतंत्र का अपमान दिख रहा है। आप ही कहते थे बात करो, बातचीत से हल निकलेगा, बंदूक से शांति का हल कभी नहीं निकलता। ये सब आप लोग कहते थे। आपके बयान अगर चाहें तो मैं आपको 3 साल पुराने बयान सुनवा सकता हूं। अब आपको उसी सरेंडर में, उसी तमाम चीजें में खोट नजर आ रहा है नितान साहब? नामदेव साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और हमारी 5 साल की सरकार रही। हम लोग चाहते थे कि फर्जी इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि फर्जी सिलेंडर भी हम लोग नहीं कराना चाहते थे। और दूसरी बात में हमारे बहुत अच्छे मित्र हमारे रहे शर्मा जी, उनके साथ 5 साल काम किए। उन लोगों ने कहा कि आपको क्या तकलीफ है स्वागत करने में? अरे हम स्वागत करने को तैयार हैं, शांति चाहते हैं। पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा नामदेव साहब, ये सिलेंडर वाले विषय पे और नक्सली के खात्मा के विषय पे, कि अगर आप नक्सलवाद को केवल हथियार से मारकर या बंदूक से मारकर आप उसको खत्म कर रहे हो, वो वहां तक ठीक है। पर मेरा एक सोच है इसमें कि नक्सली के जो मन में जो उनके जो आतंक है, वो जो उनके मन की विचारधारा है, नक्सलियों के जो प्रति, जो हमारे देश के प्रति जो भावना है, उसको कम से कम उनके मन से खत्म करने की आवश्यकता है नामदेव साहब, ताकि उनके जो विचार को हमारे तरफ होना चाहिए और देश के प्रति होना चाहिए, लोकतंत्र के प्रति होना चाहिए। हम केवल नक्सलियों को हथियार से मारकर या खत्म करने की बात जो हम कह रहे हैं वो अच्छी बात है, पर मेरा एक सुझाव है कि कम से कम उनके विचारों को हमारे देश के लोकतंत्र के प्रति, संविधान के प्रति, यदि अगर ये होता तो ये बहुत अच्छा होता। और सरकार को भी ये प्रयास करना चाहिए, हथियार के बंदूक से लड़ाई लड़के खून खराबा के बजाय उनके अंदर जो आत्मा में जो बात है, उनके मन में जो विचार है, उसको कहीं ना कहीं सरकार को खत्म करने की आवश्यकता है। तभी जाके पूरे देश की समस्या समाप्त होगा। आदरणीय नामदेव साहब, ठीक है। होता साहब, महाराष्ट्र में 6 करोड़ के इनामी नक्सली सरेंडर किए थे, मुख्यमंत्री पहुंचे थे फडणवीस साहब। तो क्या मान लिया जाए नक्सल मुक्त होने की राह में महाराष्ट्र आगे बढ़ गया है? कल जो सरेंडर होगा बस्तर में, जिसकी बात चर्चा चल रही है, जिसकी बात चल रही है, तो क्या हम कहें कि वो नक्सल मुक्त बस्तर की कड़ी कही जाएगी? जी देखिए, जो भूपति है जिसने सरेंडर किया, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है? देवजी और भूपति दोनों के बीच में इस बात को लेकर झगड़ा चल रहा था कि सीपीआई माओइस्ट यानी माओवादी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी कौन बनेगा बासव राजू के मारे जाने के बाद। वो पद अभी खाली है। और जब देखा भूपति कि उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और 1 साल पहले 1 जनवरी 2025 को उनकी धर्मपत्नी सरेंडर कर चुकी थी। उनके भाई लालगढ़ में 2011 में किशन जी के नाम से जाने जाते थे, वो मारे जा चुके थे। तो उनको लगा कि जब मैं सीपीआई माओइस्ट का मुखिया नहीं बन सकता तो मैं देवजी के अंडर कैसे काम करूं। वो वापिस आए और उन्होंने अप्रोच किया गढ़चिरौली पुलिस को। उनकी मिसेस भी, उनकी धर्मपत्नी भी गढ़चिरौली में ही सरेंडर की थी, जबकि ये तेलंगाना के हैं। और भूपति ब्राह्मण है, ये भी देखिए, और बीकॉम पढ़े हैं। तो वो जब सरेंडर किए तो उनके साथ जो उनकी टोली थी, जितने उनके समर्थक थे, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, तेलंगाना में हो, महाराष्ट्र में हो, उड़ीसा में हो या बंगाल में हो, इन सब जगह पे भूपति की पोस्टिंग रही है। उनकी भी पोस्टिंग होती है। तो जब पोस्टिंग रही है, जैसे उनके छोटे भाई किशन का मारा गया तो उसके बाद इनको भेजा गया था लालगढ़ पे, उस वहां पे ऑपरेशन को संभालने के लिए। तो अब इनके साथ जितने लोग जुड़े थे भूपति के साथ, वो सब सरेंडर करेंगे। अच्छी बात है, गढ़चिरौली लगभग माओवादियों की प्रभाव से मुक्त हो जाएगा, लगभग। लेकिन जो देवजी के आदमी हैं वो कहां जाएंगे? वो अभी हिंसा छोड़ देंगे? हिड़मा किस ग्रुप में है? देवा, गगन्ना, प्रदीप, अगर हम उन लोगों के नाम लें, वो कहां है और किसके साथ है? एक बात और मैं बीच में जोड़ना चाहूंगा आदित्य भाई, ये जो बातें कर रहे शर्मा जी और नेताम जी तो खुद ही अपने पॉलिटिक्स में आने से पहले उनको अच्छा अनुभव रहा है माओवादी कैसे रहते हैं। मैं एक बात कहूंगा, क्या जो जेल में माओवादी है वो आज ठगे जाएंगे? क्योंकि जो सरेंडर कर रहे हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो जो 100, 150, 200, 800 जितने भी लोग हैं जो छत्तीसगढ़ के माओवादी हैं, उनको भी सरकार
कोई पैकेज देगी, कोई इस तरह की योजना रखेगी, या कल ऐसा होगा कि वो एक दूसरे के खिलाफ फिर लड़ेंगे। जी आदित्य जी। ठीक है रजत, अगर मेरे साथ जुड़ गए हो, आपको मेरी आवाज आ रही हो, तो कल का जो सरेंडर आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि बड़े नाम है उसमें, और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से सरेंडर अपने गढ़चिरौली में देखा था, क्या उसी तरह का सरेंडर की तैयारी वहां पर भी चल रही है? जी बिल्कुल, मैं कह सकता हूं कि उससे भव्य तैयारी यहां चल रही है। जो बस्तर रेंज के आईजी हैं, एसपी हैं, बस्तर कलेक्टर, पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर्स हैं, ये सारे लोग जो है वो रक्षित केंद्र जगदलपुर पहुंचे हुए हैं। ब्लैक टॉप किया जा रहा है, सड़कें नहीं बनाई जा रही हैं, इसलिए संभव है कि कल रेड कारपेट बिछाकर इन सारे माओवादियों का जो है स्वागत किया जाए। रुपेश और रणनीता, ये दोनों बड़े नाम इस पूरे समूह में दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों वही नाम है जिन्होंने सबसे पहली बार केंद्र और राज्य सरकार को चिट्ठी लिख करके बातचीत का प्रस्ताव किया था, शांति वार्ता के लिए पहल करते हुए अनुकूल माहौल तैयार करने की बात कही थी। अब अगर देखा जाए तो इनकी ही चिट्ठी के बाद ये पूरी बात सामने आई थी कि नक्सली जो है वो अब इस स्थिति में नहीं है कि वो फोर्स के जवानों से आमने सामने की लड़ाई लड़े। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बस्तर के अलावा ये बदलते भारत की, नए बस्तर की एक तस्वीर दिखाई देती है, जो ये बताती है कि अब बस्तर नक्सलवाद और किसी भी तरीके की हिंसा जो है उसको बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। और यही वजह है कि फोर्स और सरकार, इन्होंने जिस तरीके की प्लानिंग तैयार की थी उसके ही अनुकूल पूरी चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं। और जिस तरीके से ये बल्क में सरेंडर हो रहा है, जिससे पता चलता है कि राज्य के, देश के जो 6 राज्यों में नक्सलियों का प्रभाव हुआ करता था, उसके किसी भी रेंज में इतने बड़े पैमाने पर कभी भी सरेंडर नहीं हुआ है। इसीलिए मुख्यमंत्री स्वयं आ रहे हैं और गढ़चिरौली में जिस तरीके का कार्यक्रम हुआ था उससे ज्यादा भव्य कार्यक्रम यहाँ पुलिस लाइन जगदलपुर में कल देखने को मिल सकता है। आदित्य जी। ठीक, बहुत धन्यवाद रजत हमसे जुड़ने के लिए। प्रमोद जी, आपके पास आता हूं। प्रमोद जी, हम लोग पहले बीहड़ों वाले डाकुओं के आत्मसमर्पण की कहानी सुनते थे कि इस डाकू ने प्रधानमंत्री के सामने हथियार छोड़े। उस वक्त ये माना जाता था अगर किसी डाकू ने सरेंडर किया प्रमोद जी, तो वो बीहड़ डाकुओं के खौफ से आजाद हो गया। लेकिन नक्सलियों की ऐसी स्थिति तो अभी फिलहाल नहीं है। अभी भी सैकड़ों नक्सली मौजूद है, उनके नेता मौजूद हैं। तो फिर इतना बड़ा इवेंट क्या संदेश दे रहा है? देखिए, सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति है कि 31 मार्च 2026 तक के पूरी तरीके से बस्तर को नक्सल मुक्त करने का, और अभी बहुत दिन है। और धीरे धीरे आप देखिए, पिछले आप 5-6 दिन में देखिए कि कितने बड़े बड़े इनामी नक्सली अपने आप को आत्मसमर्पण कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा संकेत है। और ये एक उदाहरण में, कल का तो बहुत बड़ा उदाहरण होगा कि उनके साथ में जो नक्सली आ रहे हैं, नामचीन थे। अब इनका जो क्षेत्र में दहशत रहता था, ये बस्तर के क्षेत्र में गुर्राते थे, आज देखिए आज भीगी बिल्ली की तरह घूम रहे हैं। आज हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित है और निश्चित रूप से 31 मार्च 2026 तक के पूरी तरीके से बस्तर को नक्सल से मुक्त किया जाएगा, लाल आतंक से मुक्त किया जाएगा। और मैं कहता हूं कि ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो छत्तीसगढ़ के लिए इतना बड़ा कलंक बना हुआ था नक्सलवाद, आज मुक्त होने की स्थिति में है। अब वो दिन दूर नहीं होगा कि नक्सली सिर्फ इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। और हमारे कांग्रेस के भाइयों लोगों को भी फिर मैं कहना चाहूंगा, इसका टोका टोकी नहीं करके इनका समर्थन करना चाहिए। कभी आप ये आरोप लगाते थे, बात करना चाहिए, पक्की मुठभेड़ हो रहा है। ठीक, मैं जवाब ले लेता हूं जी, मैं जवाब लेता हूं। नितान साहब, आप नक्सलवाद खत्म करने को लेकर किन रास्तों पर यकीन करते हैं? क्या बंदूक से नक्सलवाद का अंत करना चाहिए या फिर सरेंडर के जरिए? आप कहते हैं जिन पर हत्या का आरोप है उनके लिए सरकार इवेंट कर रही है। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इवेंट है, ये सरकार की एक रणनीति भी तो हो सकती है नितान साहब? देखिए नामदेव साहब, मेरा ये कहना है, मैं पहले भी आपको ये कह चुका हूं कि नक्सलियों की जो मन के विचारधारा को पहले खत्म करना जरूरी है। अगर हम उसको बंदूक से और डरा धमका से अगर हम खत्म कर दिए तो एक नई विचारधारा कहीं ना कहीं उसको फिर पैदा होगी। इसलिए हम ये चाहते हैं कि सरकार को एक पहल करना चाहिए कि उनके मन के जो बात है, जो उनके जो मन की जो ये है विचारधारा है, जो हमारे सरकार और संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है, उसको पहले खत्म करना चाहिए, ताकि इसके जो समस्या जो राष्ट्रीय समस्या है, हमारे नक्सलवाद की समस्या, ये पूर्णतः भारत से पूरा खत्म होना चाहिए। ये मेरा ये कहना है। और दूसरी बात, हमारे शर्मा जी ने कहा कि भाई टोकना टाकना, भाई विपक्ष का काम होता है, आप भी विपक्ष में रहे हैं। हम इसलिए टोकते हैं कि सरकार किसी के साथ गलत न करे और किसी भी प्रकार के गलत रास्ते पे उस गलत निर्दोष लोगों को वो मत करे। जिस प्रकार से कोयली बेड़ा में एक घटना हुई थी नामदेव साहब, एक फर्जी नक्सली मुठभेड़ हुआ, उसमें मैं भी उस टीम में था, जांच कमेटी मेरा भी जाना हुआ था। तो वहां पर एक बात आई थी कि जो जिस गांव में वो जिसको नक्सली बता के जो 4 लोगों को मारे थे, उसमें
सभी के कहना एक ही गांव के लोग हैं और जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनका राशन कार्ड है, जिसका आधार कार्ड है, जिसके बैंक में खाता है। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं हमारे शर्मा जी से कि ऐसे लोगों को आप अगर नक्सली बता के अगर मारेंगे तो विपक्ष का काम है आवाज उठाना, और हमारा धर्म है कि हम ऐसे गलत होने नहीं देंगे। इसी प्रकार बिल्कुल विपक्ष है, बिल्कुल आप आवाज उठाइए, आपका अधिकार है। होता साहब, सरेंडर करने के बाद क्या सारे पाप धुल जाते हैं? उनके सर पर हत्या का कलंक क्या मिट जाता है? और एक बात जो कांग्रेस कहना चाहती है कि जिन नक्सलियों की गोली से किसी का पति, किसी का बेटा, उनके लिए इस तरह का जब आयोजन होता है तो क्या उन पीड़ित परिवार के सीने में खंजर जैसा कुछ चुभता नहीं होगा? होता साहब, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कह दूं। 1 अप्रैल, क्योंकि 31 मार्च डेट है, 1 अप्रैल को मैं चाहूंगा कि संतराम नेताम जी प्रमोद शर्मा जी को मोटरसाइकिल में बिठा के जो दंतेवाड़ा के विधायक हैं अटामी, उनके घर तक ले जाएं, चैतराम अटामी जी के घर ले जाएं, और प्रमोद शर्मा जी बिना कोई सिक्योरिटी के अगर मोटरसाइकिल में बैठ के गए तो मान लेंगे बीजेपी सही कहती है कि माओवाद बस्तर में खत्म हो गया। 1 अप्रैल 2025 की बात है, 26 की बात है, ये नेताम जी उनको ले जाएं। पहली बात। दूसरी बात, जो बात आपने बोले, मैं एक बात कहना चाहता हूं। यही बात मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले कि जब आप जिन जिन लोगों की हत्या हुई, निर्मम हत्या हुई, उनके परिवार आज, क्या महेंद्र कर्मा के परिवार अभी तक उनको मिला? विद्याचरण शुक्ला के परिवार, उनको न्याय मिला? नंद कुमार पटेल, उनके सुपुत्र, उनका क्या कसूर था? अगर उन लोगों को माफ कर दिया गया तो ये अधिकार किसी को नहीं है, ये कोर्ट को अधिकार है। लेकिन मैं फिर एक बात कहूंगा, क्या होता है हम सब जानते हैं, ये भी आजकल एक इवेंट हो गया है जो माओवादी सरेंडर कर रहे हैं। ये सब पहले से सरकार के साथ संपर्क में रहते हैं और तभी हथियार लेके, जिस तरह से हमने कल देखा भूपति को हथियार लेके आया और मुख्यमंत्री के सामने AK-47 थमाया, मुस्कुराते हुए सेल्फी हो रही थी। हाँ, ऐसा संभव ही नहीं है कि भूपति सीधे जाए और देवेंद्र फडणवीस जी से हाथ मिला के वो बंदूक दे दे। लेकिन ये भी एक तरीका होता है लोगों को दिखाने के लिए कि जो माओवादी हैं, जो बड़े लीडर हैं, वो हथियार छोड़ रहे हैं, छोटे जो काडर के हैं, कामरेड है, वो भी आ जाए वापस, यही उन लोग सोचते हैं। ठीक है, देखिए, लाल रास्तों पर अब कारपेट बिछा है, जिसे देखकर सियासत भी शर्मा रही। कोई कहता है अमन लौट आया, कोई कहता है बस तस्वीर बन रही है, बस्तर बदल रहा है, पर जहन पूछता है क्या दिलों का डर भी अब मिट रहा है? आप सभी से जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।